इस सब के बीच में बड़ी खबर यह है कि अब जो हालात हैं वो तेजी से तब्दील हो रहे हैं। क्या तब्दीली आ रही है? सऊदी अरब में हो रही अरब लीग ओआईसी ज्वाइंट मीटिंग में मुस्लिम देशों का गेम प्लान क्या है, ये समझना जरूरी है। इस मीटिंग में ईरान के तेवर सबसे एग्रेसिव है। ईरान का रुख मीटिंग में क्या रहने वाला है वो पहले ही साफ हो गया है। रियाद की इस मीटिंग में जो हालात हैं वो हमें पहले ही समझ में आ रहे हैं। सऊदी अरब में हो रही अरब लीग की मीटिंग में मुस्लिम देशों का जो गेम प्लान है वो अब आपको बताते हैं। दरअसल इस मीटिंग में 3 बड़े देशों की पर सबकी नजरें होंगी, ईरान, सऊदी अरब और तुर्की। मीटिंग में सबसे बड़ा बयान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दिया। मोहम्मद बिन सलमान अब तक गाजा युद्ध में खुलकर बोलने से बचते रहे, लेकिन आज उन्होंने बड़ी बात की। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इजराइल तुरंत युद्ध खत्म करे। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब गाजा में हो रहे चौतरफा युद्ध का विरोध करता है। एमबीएस ने कहा कि वो गाजा पट्टी से फिलिस्तीनी लोगों को जबरदस्ती हटाए जाने का विरोध करते हैं। इस युद्ध में ईरान का रुख इजराइल के खिलाफ। इस मीटिंग में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा मुस्लिम देशों को फिलिस्तीनी लोगों को हथियार देने चाहिए। रईसी ने कहा इस समस्या का समाधान समुद्र से नदी तक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना है। रईसी ने अमेरिका पर भी बड़ा हमला किया। रईसी ने कहा कि इस अपराध में अमेरिका कमांडर और मुख्य भागीदार है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने यरूशलेम को रेड लाइन बता दिया। उन्होंने कहा यरूशलेम हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है। एर्दोगान ने कहा गाजा में कत्लेआम हो रहा है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुप है। एर्दोगान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को इजराइल में परमाणु हथियारों की जांच करनी चाहिए। सीधे चलते हैं, मेरे साथ जनरल सुधाकर मौजूद हैं। सर, ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक का सिंबॉलिक इंपैक्ट हमें समझ में आता है, लेकिन टेक्निकल सवाल यह है, ईरान नहीं चाहता कि सऊदी अरब, अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल नजदीक आए, लेकिन ईरान यह भी चाहता है कि उसका प्रभुत्व बनता रहे और सऊदी अरब यह नहीं चाहता है कि ईरान का प्रभुत्व बनता रहे। क्या गाजा में इजरायली हमले से सऊदी अरब और ईरान की दूरी एकदम खत्म हो गई? निशांत, तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। उसका उत्तर में सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि जियोपॉलिटिक्स आज के दिन में ऐसा एक प्लेटफॉर्म में आके पहुँचा है जहाँ पे विश्व का जो पोलराइजेशन या डिवीजन था, ये बहुत चौड़ा डिवीजन के साथ तितर बितर हो चुके हैं और अमेरिका, सऊदी अरेबिया, ईरान और इजराइल, इसके पीछे एक जो एलिफेंट इन द रूम कहते हैं, इसके बारे में हम ज्यादातर चर्चा नहीं करते हैं, वो है चाइना। बाद में बात करेंगे, लेकिन सवाल जहां तक आप पूछ रहे हैं उसके जवाब में मैं ये कहूंगा, हाँ, गाजा स्ट्रिप के जो लड़ाई अभी चल रही है हमास और इजराइल फोर्सेस आईडीएफ के बीच में, अभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल में परिस्थिति ऐसा हो चुका है कि ये जितने भी अरेबिक नेशंस, पर्टिकुलरली ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जितने डिफरेंसेस थे, ये काफी कम होते जा रहा है और ये एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म, कॉमन कन्वर्जेंस आइडिया और आइडियोलॉजी के साथ सबको एकत्रित करते जा रहा है, जो कि आज के दिन में विश्व के सामने एक खतरनाक सिचुएशन साबित हो सकता है। बैक टू यू। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। इस मीटिंग में ईरान के तेवर सबसे एग्रेसिव है। ईरान का रुख मीटिंग में क्या रहने वाला है वो पहले ही साफ हो गया है। रियाद की इस मीटिंग से पहले ईरान में 2 बड़े डेवलपमेंट हुए। ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनेई और ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी इजराइल को लेकर काफी आक्रामक हो गए। अरब इस्लामिक समिट में जाने से पहले इब्राहिम रईसी ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा अब बात करने का वक्त खत्म हो चुका है और अब एक्शन का वक्त है। ईरान से एक और बड़ी खबर आई है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता मौलाना अयतुल्लाह खमेनेई ने एक सीक्रेट मीटिंग की। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इस मीटिंग में लेबनान, इराक, सीरिया, यमन, फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस गुप्त बैठक में गाजा युद्ध पर चर्चा हुई। हालांकि खबर यह है कि बैठक में यह भी तय हुआ है कि इजराइल के साथ सीधी लड़ाई में नहीं उतरना है, यानी ईरान और दूसरे देश प्रॉक्सी संगठनों के जरिए ही इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, सीरियाई राष्ट्रपति असद की इजराइल को धमकी ब्रेक करिए। सिर्फ बात नहीं, अब एक्शन का वक्त है। बशर अल असद ने कहा
समिट में सीरियाई राष्ट्रपति का बयान। एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की इजराइल को बड़ी धमकी। हसन नसरुल्लाह ने लंबी लड़ाई का ऐलान किया। जीत का एकमात्र विकल्प लड़ाई है। नसरुल्लाह ने कहा, शहीदों के खून से प्रतिरोध की अगली पीढ़ी तैयार होगी। शहीदों की बात वो कर रहा है जो अपने पिछले भाषण में पब्लिक के सामने नहीं आ पाया, अपने बंकर में बैठकर भाषण दे रहा था। ये शहीदों की बात करेगा। नसरुल्लाह ने ईरान और हूथी विद्रोहियों की तारीफ की। ब्रेक करिए। ईरान हमारा रक्षक और समर्थक बना रहेगा, नसरुल्लाह ने कहा। हूथी ने इजराइल पर बमबारी करके अच्छा काम किया। दुख की बात है कि अरब देश हूथी के खिलाफ है। नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को लंबे युद्ध का मैसेज दिया है। उसकी स्पीच से पहले ही हिजबुल्लाह ने इजराइल को बड़े हमले की धमकी दी है। हिजबुल्लाह ने कई वीडियो जारी किए जिसमें उसकी जंगी तैयारी दिख रही। नसरुल्लाह की स्पीच से कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह ने अपने बारूदी इरादों का एक ट्रेलर रिलीज किया। वीडियो में हिजबुल्लाह ने अपनी जंगी तैयारी दिखाकर इजराइल और पश्चिमी देशों को एक चेतावनी दी। वीडियो में हिजबुल्लाह की जंगी तैयारी के साथ साथ नसरुल्लाह की स्पीच के हिस्से भी जोड़े गए हैं, जिसमें नसरुल्लाह इजराइल को बड़े हमलों की धमकी दे रहा है। इजरायली सेना के ठिकानों को टारगेट करने के लिए हिजबुल्लाह अब खतरनाक ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के यफ्ता कादेश बैरक और हज़ोरेट यहोशुआ को ड्रोन से निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के एक ड्रोन ने यफ्ता कादेश बैरक पर बम गिराए, 2 ड्रोन्स ने हज़ोरेट यहोशुआ पर बमबारी की। इजरायली न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह के इस हमले में इजरायली सेना के 4 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह ने इस हमले का ये वीडियो जारी किया है। ऐसी रिपोर्ट्स है कि हिजबुल्लाह ने इस हमले में अबाबिल 2 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। 1990 में ईरान में बना अबाबिल 2 एक लॉन्ग रेंज ड्रोन है। ये अबाबिल सीरीज का शुरुआती ड्रोन है। ऐसी रिपोर्ट्स है कि ईरान ने बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह और दूसरे मिलिशिया संगठनों को अबाबिल 2 ड्रोन दे रखे हैं, जिनका अब इस्तेमाल किया जा रहा है।